जय हिंद, नमस्ते। माइक ऑन। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना इकोनॉमिक्स का जो फोर्थ चैप्टर है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसको बढ़िया है, बिल्कुल इत्मीनान तरीके से पेज बाय पेज वाइज हम लोग पूरा चैप्टर हम लोग आसान भाषा में पढ़ लेंगे। तो इससे पहले अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बस ये सेशन आपको मतलब पूरा जो अपना दिमाग है स्थिर करके देखना है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। और इसके पहले अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखा है अगर सोशल साइंस से रिलेटेड, तो आप जाके विजिट कर लीजिए। मोस्टली शायद एक दो चैप्टर्स हर सेक्शन में बाकी होंगे, बाकी आप मतलब काफ़ी सारा आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट उस पर मिल सकता है। ठीक, तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने पीडीएफ पे। आज से पहले अगर हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ये बताया गया है नोट्स फॉर द टीचर की, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बातें बताई गई हैं जिनकी हमें टीचर्स के लिए नोट्स बताया गया है इसकी। तो पहले अगर हम सवाल पूछें ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब का मतलब क्या होता है पता है? ग्लोब का मतलब एक वो जो ग्लोब देखा होगा आप लोगों ने, मॉडल होता है ग्लोब का। हाँ, वही अर्थ वाला। अब पेन सही चल रहा है, ज़्यादा मोटा हो जाता तो दिखता नहीं है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है चैप्टर की, कि क्या मल्टीनेशनल कंपनी है। और इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि आज मार्केट में आप देखते हो आईफोन है और बहुत सारी चीज़ें जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आज हम लोग व्हाट्सअप चला रहे हैं। हाँ, आज हम लोग ये पेन में चला रहा हूँ एक्सपी का, ये सब चाइना। और बहुत सारी चीज़ें, व्हाट्सअप हो गया, हम लोग सब चीज़ें एक तरीके से हम लोग ग्लोबलाइजेशन से बंधे हुए हैं, है ना। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। आज के टाइम पे मार्केट में इतनी सारी वैरायटीज हो गई हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, चैप्टर 4, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड द इंडियन इकोनॉमी। आज आप देखोगे, आज हम लोगों ने आज हमारे पास कार देख लो। बाहर की कार आप यहाँ पे देख रहे हो। हम लोगों के यहाँ पे तो पहले बैलगाड़ी और ये सब रथ वथ चलता था ना। कार से तो इतना ज्यादा हम लोग परिचित थे नहीं, और फिर कार आई हम लोग। और हम लोगों के यहाँ पे देख लो आप, इतना ज़्यादा जो बोइंग का हम लोग वो यूज़ करते हैं, एयरप्लेन, है ना। तो अपने यहाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले इंडिया में सिर्फ कि एम्बेसडर और किसकी कार, ये देखो यहाँ पे बताया गया है, फिएट। एम्बेसडर और फिएट की कार्स होती थी, लेकिन आज के टाइम पे देख लो भारत देश पे कितनी सारी, है ना। बहुत सारी टाटा कंपनी ने मतलब सबको खरीद के चले गए। तो ये चीज़ें बता रहे हैं कि हम साल दर साल कितना बदलते हुए आए हैं, और दुनिया भर के ब्रांड्स अवेलेबल हैं। आप जैसे कि देखो कि आप सड़कों पे निकलोगे तो आपको कहीं लुइस फिलिपे का ब्रांड दिखेगा, कहीं कोई ब्रांड दिखेगा। हम्म हम लोग आजकल वो देखते हैं, क्या बच्चे देखते हैं, क्या नाम है उसका, अरे क्या कहते हैं उसको, एनिमे। वो भी ग्लोबलाइजेशन का ही तो हिस्सा है। तो ये सब चीज़ें हैं कि ये सब चेंजेस कैसे हुए, तो इसी का एक कोर कॉन्सेप्ट बताया गया है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आप देखो। ड्रोन भी हमारा, हम लोग तो अपना मतलब इंडिया में ऐसा अभी तक हम लोग इतना एक का नेटिव ड्रोन नहीं बना पा रहे हैं सक्सेसफुली, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि हम लोग आज आप यहाँ पर, जैसे कि अपने इंडिया का शूज है रेड टेप। रेड टेप है, तो रेड टेप का शूज अगर अमेरिकन लोग पहन रहे हैं, जैसे कि हम लोग कौन सा एक वो शूज पहनते हैं, क्या नाम है, रेड चीफ, है ना। इंडिया का तो नहीं है लेकिन पहन रहे हैं। वुडलैंड हो गया, बहुत सारे ऐसे महंगे महंगे शूज हैं। एडिडास हो गया, प्यूमा हो गया, तो ये हैं तो नहीं इंडिया के, लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग पहन रहे हैं। तो ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बनेगा जब भारत, तभी ये सब चीज़ें अवेलेबल हो पाएंगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत अच्छा चैप्टर है। इन अ मैटर ऑफ ईयर्स और आवर मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब बहुत सारा अपना
जो बदलाव आया है अपनी मार्केट में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन का जब हम लोग हिस्सा बने तभी ये सब बदलाव आ पाए हैं। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया? अब जैसे कि आप लोग अपने अपने नॉर्मल, अगर मैं बात करूं तो आप सब लोगों के पास एंड्रॉयड फोन या किसी के पास iOS होगा, मतलब कि एप्पल होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि एप्पल कैलिफोर्निया, यूएसए, संचार साथी वाला भी एक बात चली थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम लोग बना ही नहीं पाए। हम लोग के इंडिया का मोबाइल आप देख लो ना, का हम लोगों के इंडिया के मोबाइल क्या है, लावा है, माइक्रोमैक्स बनाते हैं। हम लोग फुल्ली अपना बना ही नहीं पा रहे हैं अभी तक। हम लोग बस खरीदे चले जा रहे हैं। बाहर से कोई आएगा, बाहर से कोई आएगा फोन बढ़िया सा आईफोन 17, उसी में पूरी भारत देश की जनता परेशान है खरीदने में। अरे वो खरीदेंगे अगर हम लोग तो इकोनॉमिकली बेनिफिट किसका होगा? जहां पे जिस कंट्री से उस कंपनी का ओरिजिन है ना भाई। आईफोन बना के तो यूएसए तो डेवलप्ड हो ही रहे हैं, यूएसए अमेरिका तो डेवलप्ड हो ही रहा है। और आईफोन जो नहीं खरीद पाता है तो उसके नीचे वन प्लस है। वन प्लस जापान, चाइना, किसका है? देख लीजिए, शायद इसका है, चाइना का है शायद। हम्म जापान या चाइना में से किसी का है वन प्लस, है ना? तो मतलब ये सब चीजें हम बता रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा तब बनते हैं हम लोग जब हम लोग अपने देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट दूसरे देशों के साथ बेहतर तरीके से करते हैं। सिंपल सी बात, ठीक? तब आप ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बनते हैं। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री का, फिर ये स्प्रेडिंग ऑफ बाय एमएनसीज। एमएनसी का मतलब क्या होता है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। पहले हम मल्टीनेशनल कंपनी समझते थे। एमएनसी इज कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इज मोर देन वन नेशन। मतलब एक से ज्यादा, अगर वो कंपनी जो है वो एक से ज्यादा देशों में प्रोडक्शन करती है तो उसको हम लोग एमएनसी कहते हैं। सिंपल सी बात। एमएनसी क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनी। आज के बाद तो नहीं भूलोगे। एक से ज्यादा देशों में जिसका प्रोडक्शन हो रहा है उसको मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन कहेंगे। एक से ज्यादा देशों में, समझे? तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है? प्रोडक्शन को दुनिया भर में फैला रही है। जैसे कि आप बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप देखो कि मल्टीनेशनल कंपनीज में मैकडोनल्ड है। बहुत सारी कंपनी है, हम लोग तो अभी बहुत कम से परिचित हैं। एमएनसी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। ये एग्जांपल बताया गया है, ये एक एग्जांपल बताया गया है। हम्म एमएनसी, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक? और फिर ये एक एग्जांपल बताया गया है कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, हम लोग डिज़ाइन कहाँ, डिज़ाइन के लिए रिसर्च सेंटर कहाँ? यूएसए। और कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड, मतलब जो उसके अंदर के पार्ट्स हैं उसके लिए चाइना को देख रहे हैं। और सर्विस कौन दे रहा है? प्यारा भारत देश। कस्टमर केयर इज कैरिड थ्रू ऑल कॉल सेंटर लोकेटेड इन इंडिया। भारत के लोग उसको रन करा रहे हैं, उनकी एमएनसीज को। बहुत सारी ऐसी विदेशी कंपनियां अपने भारत देश में है ना। आप देखोगे जब बाहर शहरों में निकलोगे, जानोगे बहुत सारे। लुई फिलिप ब्रांड है, और लुई विटॉन है जिनको हम लोग एलवी का ब्रांड कहते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम्म, और भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर ये एक एग्जांपल बताया गया है कि एमएनसी ना ही केवल, MNC is not only selling its finished product globally, but more important, the goods and service are produced globally। मतलब केवल जो MNC है वो बेचती ही नहीं है, मतलब फिनिश प्रोडक्ट ग्लोबली वहां पे बनाती भी है। जिससे क्या करते हैं वहां पे, अच्छा सपोज आप, ये ए नाम का कोई देश है, इसको बी देश में सेलिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की। तो ये जब तक बनाएगा, प्रोडक्शन का खर्चा, फिर ले जाने का खर्चा, है ना, लेबर मार्केट, ये सब। तो इससे अच्छा वो क्या करेगा, इसी देश में अपने छोटे छोटे प्लांट्स सेटअप कर देगा और यहीं से उसको चीप लेबर मिल जाएगा। मतलब सस्ता लेबर मिल जाएगा ना, चीप लेबर मिल जाएगा। अब अगर वहां से कराएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे।
छोटे छोटे करके अपना जो व्यापार है उसको बढ़ा लेते हैं लोग। यही बताया गया, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एमएनसी। हाँ यही था। हम्म हम्म, हम्म, जैसे कि स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन एमएनसीज में इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज बताते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है किसका, गारमेंट का, कपड़े की, कपड़े की ही है क्या? हम्म, 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 एक सेकंड। लैक। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है कि कोई गारमेंट इंडस्ट्री है। तो कपड़े हैं कॉटन के एरिया से ओरिजिन होंगे उनके, है ना। स्टिचिंग इन बांग्लादेश और इंडिया में होगी, सेलिंग यूरोप और यूएसए में होगी, यही बात बताई गई है शायद। एग्जांपल बताया गया है। हम्म उसके बाद क्या बताया गया है, इंटरलिंकिंग। तो मतलब कि इसमें बस इतना बताया गया कि प्रोडक्शन जो है वो, जो भी प्रोडक्शन है एमएनसीज का, छोटे छोटे देशों में भी हो सकता है। सिंपल सी बात है। आप भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट कभी ना कभी लाए होंगे जिसपे लिखा होगा मेड इन कोरिया। हम्म मेड इन कोरिया और मेड इन जापान, ये सब चीजें। तो जो प्रोडक्शन है वो छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकता है, सिंपल सी बात। उससे होगा क्या, जब प्रोडक्शन छोटे छोटे एरिया में डिवाइड हो जाएगी, प्रोडक्शन क्या है छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देंगे, ए जगह पे प्रोडक्शन कर रहे हैं बी सी, होगा क्या इससे, कॉस्ट कम होगी, है ना। क्योंकि अगर एक ही जगह पर प्रोडक्शन सारा होगा, सपोज एक ही जगह पर मैं शहर के किसी एक ही जगह पर प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी जगह का नाम है, तो दूसरी जगह सपोज ये कोई जगह है आगरा, ठीक है, तो आगरा में तो वो चीज़ सस्ती मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूंगा कि अगर लखनऊ, तो लखनऊ में तो वो चीज़ महंगी मिलेगी ना। इसीलिए प्रोडक्शन से क्या होता है कि कॉस्ट क्या होता है, इंडिविजुअल हर एक शहर का आदमी खरीद सकता है, और इससे जब बिकेगा ज़्यादा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, सिंपल सी बनी बात है, प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाओगे। हम्म इससे कॉस्ट कम होती है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, मतलब कि एमएनसीज क्या हैं कि कैसे काम करती हैं, इसके अंदर हमें ये जानना है कि लोकल कंपनीज के साथ जॉइंट प्रोडक्शन, लोकल कंपनीज के साथ जॉइंट प्रोडक्शन। अब ठीक है। लो कॉस्ट, where the availability of other factors of production is assured. In addition, MNCs light might look out for government policies that took interest. You will read. अच्छा, इन्वेस्टमेंट आप जानते हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा, जब आप किसी चीज पर निवेश करते हो, है ना। और इन्वेस्टमेंट समझ गए, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि कोई ए नाम की कंपनी है, हाँ, यूएसए की, उसने जब भारत देश पे निवेश किया, भारत देश मतलब बी, भारत देश पे आके जब उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो इसी को हम लोग कहेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन मतलब कि जो ए नाम की कंपनी है यूएसए की, उसने यहाँ पर आके अपना प्लांट लगाया, अपना कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया, उसको हम लोग कहेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। समझे। तो क्या काम करती हैं, लोकल कंपनीज के साथ जॉइंट प्रोडक्शन करती हैं, और लोकल कंपनीज को बाय कर लेती हैं, सिंपल सी बात। हम्म और होता क्या है, इनसे इनको चीप लेबर मिलता है। चीप लेबर मतलब सस्ते लेबर मिल जाएंगे, और चीप लेबर के साथ क्या होगा, और क्या होगा, लोकल कंपनीज के साथ जॉइंट प्रोडक्शन होगा। लोकल प्रोड्यूसर होते हैं कुछ, लोकल प्रोड्यूसर होते हैं, उनसे काम करवाती हैं, लोकल प्रोड्यूसर से काम, लोकल प्रोड्यूसर से काम। एमएनसी माइट ब्रिंग विद देम
द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, मतलब एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन फॉर फास्टर प्रोडक्शन। जो छोटी कंपनी होती हैं उनके साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन कर लेती हैं एमएनसी। एग्जाम्पल भी देखो दिया गया होगा। अच्छा, मोस्ट कॉमन रूट एमएनसीज कैन बी बेड। हाँ, इसमें एक एग्जांपल बताया गया कि कारगिल फूड्स ने क्या किया, तो कारगिल ने इंडियन ऑयल को खरीद लिया। कारगिल ने, ये एग्जांपल बताया गया कि कारगिल ने a very large American has bought over small Indian companies such as Parak Foods. Parak Food had built a large marketing network in various parts of India where its brand was well reputed. Also Parak Food had और 4 ऑयल रिफाइनरीज, मतलब जो कारगिल थी इसने इंडियन ऑयल कंपनीज को खरीद लिया था, समझे, कारगिल ने। और भी बहुत सारी चीजें, सपोज आप कोई जीन्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से करने लगो, तो जैसे ज़ारा है, तो ज़ारा को टाटा ने खरीद लिया, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप लोग जान चुके हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब एफआई, जब कोई दूसरे देश का निवेश हो, दूसरी दूसरे देश की एमएनसी का, दूसरे देश की एमएनसी का, दूसरे देश की एमएनसी का, इसको हटाओ, दूसरे देश की एमएनसी, दूसरे देश की एमएनसी में पैसा लगाया जाए, पैसा लगाया जाए, पैसा जब लगाओगे उसी को हम लोग कहेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और कितना ज़्यादा, ये कारगिल की देखो एग्जांपल बताया गया है कि नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। आज के टाइम पे जो कारगिल है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया की एडिबल ऑयल के मामले में, विद अ कैपेसिटी 5 मिलियन पाउच डेली। 5 मिलियन मतलब 50 लाख डेली पैकेट बनते हैं। ठीक, ये एमएनसी होता है कि खरीद लेते हैं छोटे व्यापारियों को। फिर बताया गया है कंट्रोल प्रोडक्शन बाई एमएनसीज। देखो एक ये बात बोली गई, प्रोडक्शन इन दिस वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन इन गेटन इंटरलिंक्ड, मतलब कि ऐसे जैसे 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 करके प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे करके आपकी लोकेशन बढ़ती रहेगी और आपको और बहुत ज़्यादा लोग जानने लगेंगे एंड फिर इससे क्या होगा, आप इंटरलिंक हो जाओगे। हम्म ये एक एग्जांपल बताया गया है फोर्ड कंपनी का, ठीक है। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, इसके बाद ये बताया गया है एमएनसीज, बस इतना याद रखो कि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होती हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, दूसरे देशों से, दूसरे जिस देश में प्रोडक्शन करती हैं उससे साझा कर लेती हैं, छोटी कंपनी को बाय कर लेती हैं, लोकल प्रोड्यूसर उनको मिल जाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती हैं, बस यहाँ तक। ठीक, इसके बाद हमें पढ़ना है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट प्रोडक्शन। जो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, विदेशी व्यापार, सिंपल सी बात। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट मतलब इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण। प्रोड्यूसर को इंटरनेशनल मार्केट मिलता है, और क्या होता है कंज्यूमर, एक सेकंड, कंज्यूमर को क्या होता है, कंज्यूमर जो उपभोक्ता होता है उसके पास ज्यादा चॉइसेस होती हैं। कंज्यूमर के पास ज्यादा चॉइसेस होती हैं। एक सेकंड, हाँ ठीक है, अभी भेज देंगे थोड़ी देर में। भाई अभी पढ़ा रहे हैं। हम्म तो फॉरेन ट्रेड का काम क्या होता है। हाँ, फॉरेन ट्रेड हैज बीन मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज, मतलब अलग अलग देशों से व्यापार के माध्यम से जुड़ना, जिससे हर एक देश को इंटरनेशनल मार्केट मिलेगा, इंटरनेशनल मार्केट मिलेगा। और इंटरनेशनल मार्केट मिलने के बाद क्या होगा,
कि जो कंज्यूमर्स होंगे, जो कंज्यूमर्स मतलब हम लोग कंज्यूमर है ना, हम लोग प्रोड्यूसर तो है नहीं, कंज्यूमर के बाद चॉइसेस ज़्यादा हो जाएंगी, चॉइसेस बहुत सारी हो जाएंगी कि रेड टेप का शूज़ लें कि एडिडास का लें कि प्यूमा का लें कि स्केचर का लें कि किसका ले लें, है ना। बहुत सारा डाइवर्सिटी हो जाएगी। जैसे कि चाइनीज़ टॉयज़ का एक एग्जांपल बताया गया है कि चाइनीज़ के जो चाइना के खिलौने होते हैं, चाइना के, तो आप देखोगे बहुत मज़ेदार खिलौने बना देते हैं कभी-कभी के बच्चों के, और मतलब सस्ते भी होते हैं। तो उनका ये एक मोटिव रहता है, हम लोग भारत देश वाले इतने अच्छे खिलौने नहीं बना पाते हैं। चाइना वाले टॉयज़ क्या होते हैं, उनको चीप मिल जाएँगे, चीप मतलब सस्ते रेट में मिल जाएँगे और थोड़ा अट्रैक्टिव भी होते हैं, है ना, अट्रैक्टिव भी होते हैं। तो बच्चे और मतलब कि उनसे उनको अटेंशन ग्रैबिंग होते हैं, है ना, अटेंशन ग्रैबिंग होते हैं और बच्चे उनसे थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं तो लड़ने लगते हैं घर वालों से। तो इंडियन टॉयज मतलब मार्केट से बाहर ही हैं समझो वो, है ना। तो जो चाइना के जो खिलौने हैं वो ज़्यादा बिक रहे हैं भारत देश में, है ना। तो चाइना की तो वही बात है, चल जाए तो चांद तक ना चले तो शाम तक, वही वाली बात है ना। चल गई चाइना की चीज़ तो भाई सबने खरीद रहे हैं, सही बात, अच्छी बात है। और नहीं चली तो हम लोग कहते हैं चाइना का माल है। हम्म। तो यही है, यही सब फॉरेन ट्रेड है। हम्म। तो इसका रिजल्ट अच्छा क्या होगा, अच्छा फॉरेन ट्रेड से क्या हो सकता है। सपोज बुक तो आप पढ़ ही लोगे, हम एग्जांपल बताते हैं कि सपोज चाइना का एक कोई टॉय है, एक अपने भारत देश का है, ठीक है। चाइना कोई खिलौना लाया, सपोज छोटा भीम, छोटा भीम लाए, और ये भी कुछ ले आए, कुछ भी, हम्म, ये भी ये भी भीम ले आए हैं, ठीक है। हम्म, लेकिन इनका जो छोटा भीम है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और कम प्राइस में है। और इंडिया का, इनका अगर 40 रुपए में है और इनका 50 रुपए में है, तो किसका ज्यादा बिकेगा, इनका ज्यादा बिकेगा ना। तो इंडिया वाले भीम को मतलब इंडिया की जो टॉय की कंपनी है उसको क्या करना पड़ेगा, इनका कम करना पड़ेगा प्राइस, ताकि हमारा जो मार्केट में है वो भीम बिके, हमारा टॉय बिके, जिससे हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो, और सॉरी सेलिंग ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है ना, समझे। प्रॉफिट ज्यादा होगा, ये सब चीजें जो लिखी हुई हैं ये सब चीजें बस बड़ी बड़ी बातें हैं, आपको बस समझना है टॉपिक। तो रिजल्ट क्या होगा कि इंडिया में जो मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसका क्या बता रहे थे, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको बढ़ाना पड़ेगा उनको, और प्राइस कम करने पड़ेंगे क्योंकि कंपटीशन हाई है, चाइना सस्ता दे रहा है और ज़्यादा अच्छा है। हम्म। तो जो फॉरेन ट्रेड है वो मार्केट को इंट्रीगेट करता है, सिंपल सी बात। ये सब गिफ्ट के टॉय में आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सारी चीज़ें, गधा अदा आप लोग वो सब लाते होगे, जब मेले में जाते होगे तो लाते हो ना। तो फॉरेन ट्रेड का काम क्या होता है, फॉरेन ट्रेड का क्या काम होता है, फॉरेन ट्रेड इंटरनेशनल मार्केट को क्या करता है, इंट्रीगेट करता है। तो मार्केट को क्या करता है, मार्केट को इंट्रीगेट करता है, इंट्रीगेट करता है, ठीक, समझ गए। बहुत सारी चीजें आप देखोगे, छोटी छोटी वो गुड़िया होती हैं, बहुत सारी चीज, चाइनीज टॉय का देखो है एग्जांपल, यही बताया गया है, चाइनीज टॉय। तो यही सब ग्लोबलाइजेशन है। फॉरेन ट्रेड का देखो यहाँ पे एक एग्जांपल बता दिया गया है। फॉरेन ट्रेड thus result in connecting the markets और इंट्रीगेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज, सिंपल सी बात देखो, है ना। कभी इंग्लिश से डरा मत करो ना, नहीं आती तो थोड़ा सा गूगल गूगल कर लिया करो, इतना टफ नहीं है कुछ। हम्म। तो अब आप समझ गए होगे कि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है ना। हम्म। ये देखो एक स्मॉल ट्रेडर की बात बताई गई है कि रेडीमेड गारमेंट फेसिंग स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम बोथ द एमएनसीज ब्रांड एंड इंपोर्ट्स। ये जो देखो छोटे से व्यापारी हैं ये दोनों से जद्दोजहद कर रहे हैं, मतलब लड़ाई तरीके कर रहे हैं कि हिसाब से। हम्म।
एक रेडीमेड गारमेंट्स की इनकी है, तो इनका दोनों से कंपटीशन है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से भी है और जो इंपोर्ट्स कराते हैं दोनों से है ना। तो समझ गए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फिर हमें पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हम बता चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज पर्पस ऑफ ट्रेड, बस सिंपल सी बात, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इससे ज्यादा कुछ अगर कोई बता रहा है तो वो टफ कर रहा है, सिंपल सी बात, वो भी इस पे भी यही सब लिखा होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं तो देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब लिखा होगा, ये तो सब एग्जांपल है कि फोर्ड की फोर्ड मोटर्स इज इंडिया नॉट ओनली प्रोड्यूसर कार फॉर इंडियन मार्केट डेवलप्ड, सब चीजें ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, है ना। इंटरकनेक्शन जब बिटवीन कंट्रीज बन जाता है, उससे होता क्या है, एमएनसीज इसमें मेजर रोल प्ले करती हैं। इससे होता क्या है, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। मतलब आज देख रहा हो सबके पास, बच्चे बच्चे के पास फोन है, सब लोग रील बना के डाल रहे हैं किस पे, इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम भी तो एक ग्लोबलाइजेशन का ही तो हिस्सा है, तभी तो भारत देश पे चल पा रहा है। बंद करते हैं अभी तो सारे लोग पागल हो जाएंगे, है ना। हम्म, तो बात कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन होती कैसे है कि कोई गुड्स है ना, गुड्स हो गए और सर्विसेज हो गई, और क्या हो सकता है, गुड्स हो गई, सर्विसेज हो गई, टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी है। हम्म, तो इससे क्या करता है कि जो सारे मतलब कंट्रीज को एकत्रित करके रखते हैं। हम्म, ग्लोब और ग्लोबलाइजेशन का जब आप हिस्सा बनते हो तो कंपटीशन भी बढ़ता है। कोई भी देश में अगर कंपनी अगर एक आ जाएगी तो कंपटीशन बढ़ेगा ही ना, घटेगा तो नहीं। तो आपको और अच्छा करना पड़ेगा, हो सकता है कि वो जो कंपनी आएगी वो और ज्यादा अच्छा कर दे, एजुकेशन भी इससे बढ़ती है। फैक्टर्स फिर बताए गए हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो ग्लोबलाइजेशन पे, वैश्वीकरण पर प्रभाव डालते हैं। ठीक, पहले नम पहले नंबर पर है टेक्नोलॉजी। हम्म, टेक्नोलॉजी मींस जैसे कि इंटरनेट है, आज आप देख रहे हो। हम्म, और टेक्नोलॉजी, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन मेजर फैक्ट्स ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में। और चीप ट्रांसपोर्ट, past 50 years have seen several improvement in transportation technology. This made faster delivery of goods across long distance possible at lower costs. आप देखते हो ना कि हम कहाँ से ऑयल रिजर्व्स जो हम लोग कहाँ से लेते हैं, हम्म, ईरान, इराक, यहाँ से लेते हैं, इराक और यूएई यहाँ से हम लोग लेते हैं ना, ओमान यहाँ से लेते हैं। तो यहाँ से आता है तो बाई ऐसे ही तो आता है, जल, हम्म, इसी से तो आता है, कंटेनर सिस्टम से ही तो आता है, कॉस्ट कम होती है। और इससे सबसे इन सबसे होता क्या है कि कॉस्ट कम होती है। और पहले के टाइम पर थोड़ा हम लोग इतना डेवलप्ड नहीं थे, फिर डेवलपमेंट आया है तो हम लोगों के पास स्पीड थोड़ी बढ़ गई हम लोगों की, है ना। तो स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी, कॉस्ट कम रहेगी, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा टेक्नोलॉजी, है ना। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा आगे हो गई है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड एक सेकंड। हम्म, even more remarkable have been that developments in information and communication and technology, जैसे कि आईटी सेक्टर में भी कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है ना। कि कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, पहले के टाइम पे देख लो कि लोग फैक्स करते थे, है ना, फैक्स से पहले भी संदेश भेजे जाते थे,
है ना, चिट्ठी आती थी। आज तो क्या है, व्हाट्सअप कर दिया, है ना, व्हाट्सअप कर दिया। तो आज के टाइम पे क्या है, किसी को से भी बात करनी है तो फटाक से मैसेज कर दिया। पहले के टाइम पे खत लिखा जाता था। वो भी हम लोग इस पूरे कंट्री को, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, सबको मतलब एक बहुत नेग्लिजिबल कॉस्ट में सबको जोड़ रहे हैं। आप देखो ना, व्हाट्सअप है, अगर आपके पास व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, तो आप किसी से भी, आप न्यूजीलैंड में बैठे व्यक्ति से बात कर लो। हम्म तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, ये सब ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है। और ये आईटी सेक्टर की बात करते हैं। आईटी सेक्टर में तो बहुत ही ज़्यादा, अभी आपने एक केस सुना होगा कि अमेरिका ने जो वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट हैं उनको उठवा लिया था। और आईटी सेक्टर वहाँ का इतना ज़्यादा डेवलप्ड है अमेरिका का, कि उन्होंने पूरे कराकास सिटी को एक तरीके से, मतलब वहाँ के सारे जितने भी जैमर थे सबको हैक कर लिया, और वहाँ के सारे कनेक्शन को हैक कर लिया। जैसे कि हम ही लोग हैं, हम ही लोग सारे सब लोग गूगल से रिलेटेड चीज़ चलाते हैं ना। गूगल तो अपना है नहीं, है ना। गूगल के सीईओ भले हमारे भारत देश के हैं, लेकिन गूगल तो अपना है नहीं। हम्म व्हाट्सएप, हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, कुछ अपना नहीं है। तो जब चाहे तब पूरे भारत देश को समझ लो। प्रोडक्शन ऑफ सर्विस यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन, कि जो आईटी सेक्टर है उसका ग्लोबलाइजेशन में कैसे यूज़ हो रहा है। आप देखो कि पहले के टाइम पे हम लोग क्या करते थे कि मैगजीन छपती थी और टेलीकम्युनिकेशन बहुत लेट था। आज के टाइम पे तो देख लो, पहले कोई सोचता था कि किसी को पैसे देने हो तो पहले आदमी चल के जाता था, तब पैसे देता था। आज तो नंबर पता है तो आपने पैसे भेज दिए। हम्म तो ये सब क्या है, डेवलपमेंट है, ग्लोबलाइजेशन का आप हिस्सा बन रहा है। हम्म फिर क्या बताया गया, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। हम्म लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है बेटा उदारीकरण। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। कितने आप जो नियम है, कितने जो आप रूल्स हैं उसको थोड़ा सा ढीला डाल रहे हो। हम्म मतलब कितनी चीजें जो हैं वो आप थोड़ा सा, पहले के टाइम पर क्या होता था, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था उस पर बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस होते थे। लेकिन फॉरेन कंपनीज पर भी बहुत सारे ऐसे थे कि जिन पे नहीं थी, बहुत सारे थे जिन पे थी, और रिस्ट्रिक्शन थे। और इन्हीं सबको हम लोग ट्रेड बैरियर कहते थे। जो टैक्स इंपोर्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। हम्म ट्रेड बैरियर क्या है, क्योंकि टैक्स इंपोर्ट करने पर भी ट्रेड वो लगता था। हम्म टैक्स जो लगता था इंपोर्ट पे। इंपोर्ट जानते हो ना, जब हम किसी दूसरे देश से जब कोई चीज मंगाते हैं उसको इंपोर्ट, है ना, तो उस पर भी जो टैक्स लगता था तभी हम लोग उसको ट्रेड ट्रेड बैरियर कहने लगे। अच्छा, इससे होगा क्या कम। पहले के टाइम पे क्या होता था, इतना समझ लो। पहले के टाइम पे इंपोर्ट क्या होता था, इंपोर्ट पर हैवी टैक्स होता था। मतलब जिसको हम लोग दूसरे कंट्री से, सपोज बहुत अच्छा टॉपिक है जैसे कि यूएसए है ना। यूएसए, आप इंडिया से कोई चीज़, हम लोग यूएसए की कोई चीज़ इंडिया पे मंगा रहे हैं, ठीक है। तो जो टैक्स लग रहा है ना उसको हम लोग कहते हैं टैरिफ। तो जो टैक्स लग रहा है उसको हम लोग कहते हैं टैरिफ। तो अभी हम लोगों ने, आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा होगा कि अमेरिका ने, मतलब कि ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ा दिया। तो टैरिफ का मतलब, जैसे सपोज 100 रुपए का कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है यूएसए पे, ठीक है, कोई भी चीज़ बनी यूएसए में, उसकी लागत है 100 रुपए, ठीक। और टैरिफ बढ़ा दिया अगर उसने, तो यहाँ पर सपोज उसने बढ़ा दिया 10% टैरिफ, 10% टैरिफ लगा दिया, तो भारत देश में वही चीज़ 110 की होगी। हम्म भारत देश में वही चीज़ 110 की होगी। समझ रहे हो आप। हम्म और अच्छा सॉरी, उल्टा बता दिया, उल्टा बता दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। 10% टैरिफ लगाने का मतलब यह है कि अगर भारत देश में किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है 100 रुपए में, और यूएसए में वो बिकेगी तो 110 की, तो यूएसए में कौन खरीदेगा उसकी चीज, मतलब भारत देश की चीज कौन खरीदेगा। जो इंडियंस रहेंगे वो सोचेंगे कि हम जो अमेरिका की नेटिव कंपनी है उनसे ज्यादा खरीद लें, है ना, इंडिया की चीज कम खरीदें, क्योंकि 10 रुपए भी तो बहुत है। समझे। इसी को हम लोग कहते हैं टैरिफ। हम्म इसी को हम लोग कहते हैं टैरिफ। तो पहले के टाइम पे क्या था, जो टैक्स था वो पहले हैवी टैक्स होता था। हम्म पहले टैक्स क्या था, टैरिफ जो सिस्टम था, टैरिफ बहुत ज्यादा था। पहले टैरिफ जो था वो बहुत ज्यादा था। अब क्या है, अब कम हो गया है।
अब जितने भी रूल्स हैं थोड़ा पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे, अब कम हो गए हैं, है ना। तो इसी को हम लोग लिबरलाइजेशन कहते हैं, उदारीकरण। कहते नहीं आप वो बहुत लिबरल टीचर है या वो बहुत लिबरल व्यक्ति है, तो लिबरल मीन्स थोड़ा उदार, ठीक है। इन सबसे होगा क्या, होता क्या, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा कि जो स्टार्टिंग लिबरलाइजेशन स्टार्टिंग का भी ये पता होना चाहिए आपको। स्टार्टिंग अराउंड 1991 some far reaching changes in policies were made in India. Government decided that the time had come for Indian producer for complete the producer around the globe. It felt that competition would improve performance of producer within the country since they would have improved their quality. These decisions was supported by powerful international organization. अच्छा इधर है। तो होगा क्या, देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, Thus barriers on foreign trade and foreign investment were removed on a large extent. बहुत बड़ी मात्रा में हटाया गया। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिमूविंग बैरियर्स, जो रिस्ट्रिक्शन थी सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। इसी को हम लोग लिबरलाइजेशन कहते हैं। होगा क्या कि जो फॉरेन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली इंडिया आ जाएंगे, और होगा क्या इससे कि कंपटीशन और भी बढ़ जाएगा, तो भारत की जो कंपनी रहेंगी वो और क्वालिटी प्रोडक्ट पे ध्यान देंगी, है ना। ऐसे ही भारत देश की भी चीज़ दूसरे देश में बिकेगी तो वहाँ के लोग अपने पे ध्यान देंगे, समझे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जो लिबरलाइजेशन वर्ड आया है कहाँ से आया है, लिबरल वर्ड से आया है, जो लिबरल है यहाँ से। तो आई होप आप लोग अभी तक ये जो फॉरेन ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन आप समझ चुके होंगे। फॉरेन ट्रेड समझ गए ना, कि जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं या फिर दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं, उसी को हम लोग फॉरेन ट्रेड कहते हैं, सिंपल सी बात। ये देखो लिखा हुआ है ना, इसी वजह से बता रहे हैं व्हाट इज लिबरलाइजेशन और व्हाट इज फॉरेन ट्रेड। तो लिबरलाइजेशन की तो ये हो जाएगी डेफिनेशन, फॉरेन ट्रेड क्या हो जाएगी, फॉरेन ट्रेड जैसे कि कोई गुड्स है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, अगर उसको हम लोग किसी दूसरे देश में बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक, वो भी फॉरेन ट्रेड है। और या तो हम अपने देश में मंगा रहे हैं, या तो दूसरी कंट्री है वो इंडिया में बेच रही है कोई चीज़, तो वो भी तो फॉरेन ट्रेड ही है। बेसिकली जब विदेश में कोई चीज़ हम लोग सेल कर रहे हैं उसको हम लोग फॉरेन ट्रेड कहेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व व्यापार संगठन, ठीक। तो WTO का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो देशों के बीच में, जो कंट्रीज जो हैं उनके बीच में एक ट्रेड रूल बनाता है और उसको सुपरवाइज करता है, और सारे जो आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं वो सब लोग आपस में ट्रेड करते हैं, ठीक। तो इसकी स्थापना पता होनी चाहिए आपको, कि आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री, ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO is one such organization whose aim is to liberalize international trade, started at the initiative of the developed countries। developed countries को WTO establish कब कितने इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज अबाउट 160 देश हैं जो मेंबर हैं इसके, ठीक। तो पर्पस पता होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट WTO का जो स्थापना वर्ष है वो पता होना चाहिए अपने को 1995, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी पूछा जा सकता है, तो हेडक्वार्टर है जेनेवा, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंडिया भी मेंबर है इसका। तो रूल बनाता है डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स को हटाता है और सभी देशों को व्यापार करने के लिए एक जो रूल तैयार करता है वो सब WTO का काम है, ठीक। WTO का मेन ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना, फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेड हो सके। WTO का अगर पूछा जा सकता है तो आप लिखिएगा फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेड होगा। और क्या हो सकता है, ट्रेड बैरियर को हटाना, ट्रेड बैरियर मतलब टैक्सेशन सिस्टम को हटाना,
और क्या हो सकता है, अगर किसी के बीच, अगर किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि ट्रेड को लेके अगर कोई डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट को सॉल्व करना, डिस्प्यूट मतलब झगड़े विवाद है ना, उनको ख़त्म करना। तो ये सब काम किसका है, WTO का। ठीक, और डेवलपिंग कंट्रीज़ का सपोर्ट करता है, बस इतना याद रखना, डेवलपिंग कंट्रीज़ का सपोर्ट करता है। जैसे कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है ना, डेवलप्ड तो नहीं है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का सपोर्ट करता है, समझे। फिर बताया गया है कि डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस, WTO के क्या फ़ायदे हैं, ये सब बातें बताई गई हैं। ग्लोबल मार्केट एक्सेस, GDP, US सर्विस, US फार्मर्स कैन सेल फार्म प्रोडक्ट एट लो प्राइस। तो ट्रेड बैरियर्स और ट्रेड के जो रूल्स बनाने का काम किसका है, WTO का। ग्लोबल मार्केट की एक्सेस इसमें बताई गई है। एंड कंज्यूमर के कुछ, कंज्यूमर मीन्स कौन लोग होते हैं, जो हम लोग हैं, जो चीज़ों को खरीदते हैं उनको उपभोक्ता कहते हैं हिंदी में। तो इम्पोर्टेड गुड्स को कैसे सस्ता कर सकते हैं, ज़्यादा चॉइस कैसे मिल सकती है, क्योंकि फॉरेन ब्रांड्स जब आएंगे इंडिया में और भी सस्ते सस्ते तो ज़्यादा चॉइसेस हैं। एक्सपोर्ट को बूस्ट करते हैं। देखो अब ये ऊपर वाला रीड करके आप ये फिल कर सकते हैं। फिर है इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया की। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि जो वैश्वीकरण है उसका प्रभाव क्या पड़ा है, ठीक है, उसका प्रभाव क्या पड़ा है ये। इससे पहले हम लोग WTO के कुछ फ़ायदे और नुकसान की बातें कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे WTO के कुछ फ़ायदे और नुकसान, पहले फ़ायदे की बात करेंगे उसके बाद नुकसान की बात करेंगे। फ़ायदा क्या हो सकता है कि WTO के अगर आप मेंबर हैं तो ग्लोबल मार्केट का एक्सेस होगा आपके पास, है ना, ग्लोबल मार्केट का एक्सेस है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है, डिस्प्यूट बिल्कुल नहीं होने देता है। ठीक, और आपका जो एक्सपोर्ट है वो बूस्ट हो जाएगा, है ना, जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बूस्ट हो जाएगा, जिससे आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो जाएगी। डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, डिस्प्यूट जो हैं, जो झगड़े विवाद, उनका सेटलमेंट। ठीक, अच्छा नुकसान क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं कि कि जब डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास जो पैसा होगा तो वहाँ से पैसा जाएगा WTO के पास। ये लोकल इंडस्ट्रीज़ अफेक्ट होंगी, लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बाहर से जब ज़्यादा गुड्स आ जाएंगे, ज़्यादा वस्तुएं आ जाएंगी, तो यहाँ पे जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये नुकसान में एक ही अभी हम रिलेट कर पा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और क्या, अनइक्वल पावर भी एक हो सकती है कि जो ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री हैं उनका ज़्यादा पावर हो जाता है, उनका ज़्यादा रेपो। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया पढ़ना है कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है भारत देश पे। उसकी बात करते हैं कि WTO आप लोग समझ चुके हो, WTO एक ऐसा संगठन है जो ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री ट्रेड के लिए, है ना, ट्रेड प्रमोट करता है, सिंपल सी बात। और रूल्स हैं और सभी के लिए बेसिकली इक्वल रूल्स हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ का फ़ायदा होता है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ये पता होना चाहिए, WTO से क्वेश्चन बन सकता है। WTO और ये एक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया, यही दो मेन टॉपिक हैं इस चैप्टर के। ठीक, ग्लोबलाइजेशन, आई होप आप लोग ग्लोबलाइजेशन समझ चुके होंगे। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से विनिमय करती है, ग्लोबलाइजेशन, कि आपके पास कुछ है इस कंट्री के पास, ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर A कंट्री है और B कंट्री है, तो इसके पास कोई चीज़ है और उसने B कंट्री को दे दी, और इनसे साझा कर लिया, या इनके भी प्रोडक्ट इस पर बिक रहे हैं। बस बेसिकली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए होता है। ये तो बहुत सिंपल सा हम बताते हैं, बस अगर थोड़ा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को दर्शाता है ना, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सिंपल सी बात। उसके बाद क्या क्या होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि एक तो ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक, हाँ, इकोनॉमिकली
फॉरेन कंपनीज आएंगी तो प्रोडक्शन और होगा, और प्रोडक्शन अगर और होगा तो जॉब्स भी और होंगी, जॉब्स भी अगर और होंगी तो रोजगार ज़्यादा मिलेगा, जिससे थोड़ी जो ये यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और गरीबी कम हो जाएगी, ये सब चीज़ें। हाँ, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल हैं ये सेल फोन्स के, ऑटोमोबाइल्स के। सेल फोन्स में जैसे कि सैमसंग है, ऑटोमोबाइल्स में जैसे कि मारुति सुजुकी है, हुंडई है ना। तो ये सब जो एमएनसीज हैं ये यहाँ पे आएंगी और अपना छोटा छोटा प्लांट सेटअप करेंगी और अपना सब चीज़ें बनाने लगती हैं। लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा टू दीज इंडस्ट्रीज हैव प्रॉस्पर्ड। जो लोकल कंपनीज होती हैं वो इनको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पर डेवलपमेंट आने लगता है ना। तो ये है इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का, मतलब क्या प्रभाव है। एम्प्लॉयमेंट जो जो रोजगार के भी अवसर मिलते हैं, आईटी भी, और आईटी सेक्टर में भी काम मिलेगा। कोई कंपनी अगर कोई कुछ भी सेटअप हो जाएगा तो उसमें आईटी सेक्टर तो होगा ही ना, कॉल सेंटर तो होगा ही ना। कोई भी चीज़ आप बना दोगे, जैसे कि कोई मतलब कि कोई भी आपने फ़ोन, अभी आप देखो रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा जियो का तो उस पर भी फ़ोन करने के लिए तो कॉल सेंटर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का ग्रोथ होती है। फिर उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि प्राइवेट में भी आप देख सकते हो, जैसे कि एक टीसीएस है, टाटा की कंपनी है ना, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट है, और क्या हो सकता है, इन्फोसिस, इन्फोसिस हो गया। इन्फोसिस के बाद अमेजन है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब ये बताया गया स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओवरऑल ये जो इस पर बात बताई गई है इम्पैक्ट की बात, ओवरऑल बस इतना समझो कि ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को मतलब बहुत ज़्यादा मॉडर्न बनाया है। लेकिन जो पुअर और मतलब कि जो निम्न वर्ग के प्रोड्यूसर है ना, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, सिंपल सी बात। जो छोटे लेवल पे हैं उनको। स्टेप्स टू अट्रैक्शन मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अभी हमने आपको बताया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फॉरेन कंपनी का जो भारत देश पे लगाते हैं ना पैसा, उसी को हम लोग कहते हैं, सिंपल सी बात। कोई विदेश की कंपनी है और वो जो भारत पे पैसा लगाएगी उसी को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, टॉप इंडियन कंपनीज, ये सब देखो जैसे लिखा हुआ है, टाटा मोटर मल्टीनेशनल, इन्फोसिस हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, सुंदरम फैशन, नट बोल्ट्स, बहुत सारे हैं। ये आईटी कॉल सेंटर, डेटा एंट्री के काम मिलता है, और राइजिंग कंपटीशन। इसके लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, गवर्नमेंट कंट्रोल। एक सेकंड पानी पी लें। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी मतलब कि जो नियम है, लिबरलाइजेशन मतलब उसको थोड़ा सा लूज करना, ठीक है, जिससे जो छोटे लोग हैं वो भी अपना उद्योग को, यानी कि जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी अपना जो बिजनेस हैं वो रन करा सकें अच्छे से, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल कम किया जाए और जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भी कुछ फ्रीडम दी जाए, यही सब। और ये वो बताया गया है। ये अब देखो बताया था ना कि जो छोटे लोग हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, उनके लिए, कि उनके लिए चुनौती है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ पोजेस्ड मेजर चैलेंजेस उनके लिए। ये सब बताया गया है कि जैसे बैटरी है, कैपेसिटर है, प्लास्टिक टॉयज, टायर, डेयरी प्रोडक्ट, वेजिटेबल ऑयल आर सम एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर द स्मॉल मैन्युफैक्चर हैव बीन हिट हार्ड ड्यू टू कंपटीशन। मतलब इनसे कौन खरीदेगा जाके। बैटरी अगर आपको कोई गाँव बेचने जाएगा तो थोड़े ना ले लोगे आप, नहीं लोगे आप। तो ये सब चीज़ें बताई गई कि जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने अभी अपना आयाम सेट कर लिया है, अब वही बिक रहा है। तो रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स, इंपोर्ट जो ड्यूटीज़ हैं उनको कम करी, एक्सपोर्ट बढ़ाया गया,
हर देश यही सोचता है कि एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बताया गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हाँ यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मतलब कि वो हैं जो टैक्स फ्री जोन हैं, उनके बारे में बताया गया कि जहाँ पे थोड़ा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इंडस्ट्रियल। ये देखो बताया गया है। Recent year, the central and state government in India are taking special steps to attract foreign, मतलब बाहर की विदेश की जो कंपनियां हैं वो भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगी, और उन जोन को इंडस्ट्रियल जोन्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसे नोएडा सेक्टर हो गया, और गुजरात है, बेंगलोर है, बहुत। तो उसी को हम लोग SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। SEZs आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, मतलब वहाँ का बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड रहेगा। सिंपल सी बात, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन रहेगा। गवर्नमेंट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रूल स्ट्रिक्ट हैं। तो कौन, ये आपको पता होना चाहिए कि SEZs के अगर वो पूछे जाएंगे तो जैसे कि ग्रेटर नोएडा हो गया, और जैसे कि चेन्नई हो सकता है, चेन्नई, और चेन्नई के साथ साथ गुजरात भी हो सकता है। ठीक, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ, फिर बताया गया है इम्प्रूवमेंट कोलैबोरेशन करके बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज बहुत बड़ा बड़ा वो बना लेती हैं एम्पायर। फिर उसके बाद बताया गया है फिर तो एक एक्टिविटी बताई गई है, कंपटीशन एंड अनसर्टेन अनएम्प्लॉयमेंट की, ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सस्टेनेबिलिटी चेंज द लिव्स ऑफ वर्कर्स फेस विद ग्रोइंग कंपटीशन, मतलब जो ये छोटे वर्ग के लोग हैं उनके बहुत ज़्यादा कंपटीशन वो लोग फेस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ तक शायद समझ में आया होगा। और ये फिर इसके बाद तो एक्टिविटी ही दी गई है, स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्लोबलाइजेशन से आपको एक WTO आपको ज़रूर पढ़ना है, और ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड बस इस चैप्टर से ग्लोबलाइजेशन से बनने वाले 2 क्वेश्चन वही पढ़ने हैं आपको, बस। और वो WTO, हाँ WTO तो बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए।